हेडिंग डाल दीजिए रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। देखो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में ध्यान से समझना सब लोग, यहाँ पे मतलब लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मेरे को खुद ही जूलॉजी की होने के बाद भी बहुत दिन बाद अच्छे समझ में आया, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले अपन देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले अपन देखेंगे, खिड़की खुली है क्या इधर पे मनीष, कोई बंद कर दो, सारी बंद कर दो। ठीक है, तो देखो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में अपने को सबसे पहले ये समझना है कि ब्रीदिंग होता क्या है। तो याद रखिएगा, अपन यदि बात करें सांस लेना मतलब ब्रीदिंग और हार्ट रेट दोनों अलग अलग है ना। यदि अपन बात करें इन 1 मिनट में ब्रीदिंग जो होता है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। अपन नॉर्मली 12 से 25 या 12 से 22 तक ले सकते हैं। किस किस कंडीशन में, वैसे मैंने बोला था 16 से 25, अपन 12 से 22 ले सकते हैं। और जो हार्ट रेट होता है, हार्ट रेट अपना होता है 72 बीट पर मिनट। क्लियर हुआ? तो ये होता है हार्ट रेट, ये होता है ब्रीदिंग। दोनों को एक दूसरे से रिलेट मत करना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए? हार्ट रेट अलग है, हार्ट रेट है हार्ट का काम, मतलब कि पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट रेट मतलब कि ये ब्लड को पंपिंग करता है। अब पंपिंग कितना करता है हार्ट रेट में? 5 लीटर ब्लड पंप करता है पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में हार्ट जो होता है 5 लीटर ब्लड बाहर फेंक देता है और 5 लीटर ब्लड अंदर ले लेता है। क्लियर? और यदि अपन ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में अपन कितना सांस 1 मिनट में लेते हैं, कितना बाहर छोड़ते हैं, वो अभी अपन जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। वैसे इसकी जो कैपेसिटी होती है तो एक एवरेज कैपेसिटी 5600 से 5800 या 5.6 लीटर के अप्रोक्स होता है। अभी ये ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा, ये आ गया होगा क्योंकि अपन पढ़ लिए। क्लियर हुआ? तो सबसे मेन चीज़ अपने को एक चीज़ क्लियर हो गई कि ब्रीदिंग और हार्ट रेट दोनों अलग अलग होता है। ब्रीदिंग होता है इनहेल मतलब इंस्पायरेशन प्लस एक्सपीरेशन। मतलब कि यदि अपन बात करें ब्रीदिंग का, तो जो अपनी ब्रीदिंग होती है ये होती है इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, ये अपनी होती है ब्रीदिंग। इसमें भी जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है ये होती है एक्टिव प्रोसेस, ये होती है पैसिव प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो रोल होता है वो रोल किसका होता है? एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस डायफ्राम। इसका रोल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल होता है 25% और इसका रोल होता है 75%। क्लियर हुआ? अब इनमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में जो ये मतलब ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कि इन दोनों में जब कॉन्ट्रिक्शन होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है? अपना जो थोरैसिक कैविटी होती है, जो अपना थोरैसिक कैविटी होती है इसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। यदि इनमें कॉन्ट्रिक्शन होता है तो थोरैसिक वॉल्यूम का साइज़ क्या होता है? इंक्रीज। मतलब थोरैसिक वैल्यू बाहर जाती है। जैसे थोरैसिक इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरैसिक कैविटी का यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, याद रखिएगा थोरैसिक कैविटी का यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो होगा इंस्पायरेशन। याद आ रहा ना चीज़ें? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। यदि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है तो यहाँ क्या होता है? एक्सपायरेशन। इतना तो अपन पढ़ चुके थे। अब अपने को मेनली ये समझना है यहाँ पे कि किस केस में थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, किस केस में थोरैसिक वॉल्यूम का मतलब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा।
मतलब कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम हैं, तो कब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कब उनमें रिलैक्सेशन होगा, अपने को ये समझना है। और ये सारा का सारा क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा रिलैक्सेशन होगा, ये तो मसल्स हैं। और सबसे मेनली जो हम होता है अपनी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, जो अपना ब्रीदिंग होता है ये कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। कैसा होता है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन सम टाइम ये वॉलेंट्री भी हो सकता है। वॉलेंट्री कैसे हो सकता है, यदि अपन नॉर्मली देखो, यदि अपन नॉर्मली बैठे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप हम सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, अपने आप होता है ना। लेकिन यदि आपको सांस लंबी लेना है तो दिमाग काम करेगा, फिर यह सांस रोक के रखना है तो दिमाग काम करेगा। नेचुरली ये दोनों प्रोसेस नहीं हो सकती। समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया? इधर ध्यान दो ना, अच्छे से आएगा। मतलब वॉलेंट्री किस केस में होती है, देखो मैं क्या बोल रहा कि जो हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि जिसमें हमारा दिमाग नहीं लगता। इनवॉलेंट्री मतलब कि अनैच्छिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये अनैच्छिक क्रिया होती है इनवॉलेंट्री, ठीक है। और ये ऐच्छिक होती है, सही लिख रहा हूँ? छा ऐसा कि छा बनाऊँ, ये मतलब कि जो वॉलेंट्री हमारे इच्छा हम पे डिपेंड करती है, अनैच्छिक मतलब डिपेंड नहीं करती, इनवॉलेंट्री। तो अब देखिएगा, जैसे अपन नेचुरली यदि सांस ले रहे हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, नेचुरली अपन मतलब अंदर जा रही है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, अंदर जा रही बाहर आ रही, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगता। लेकिन कभी कभी हम इसको वॉलेंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वॉलेंट्री में कन्वर्ट? जब हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सांस लिए तो हमारा दिमाग लगा ना कि हम सांस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी वॉलेंट्री। या अपने को सांस रोकना है, जब अपन सांस रोकते हैं तो वो होती है वॉलेंट्री। सबसे अच्छी बात, नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो हमारी इनवॉलेंट्री होती है इसको मेंटेन कौन करता है, तो इनवॉलेंट्री को मेंटेन करता है मेडुला ऑब्लांगेटा प्लस पोन्स, और वॉलेंट्री को मेंटेन करता है सेरेब्रम। अभी अपन ने नर्वस सिस्टम तो पढ़े नहीं है, अभी अपन नर्वस सिस्टम पढ़े नहीं हैं, तो अपन नर्वस सिस्टम नहीं पढ़े फिर भी अपन ये देखेंगे, ये तो तुमको पता है ना सारी चीज़ें, कि हमारी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, चाहे वो वॉलेंट्री हो चाहे वो इनवॉलेंट्री हो, दोनों की दोनों प्रोसेस जो होती है कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। तो इसको पहले पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी जहाँ यदि हम पढ़ा देंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी जितना हमको काम आने वाला है उतना सुन लो। ज़्यादातर लोगों को पता है, जिनको नहीं पता इधर देख लीजिए। यदि अपन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं ब्रेन के? 3 पार्ट हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। क्लियर? यदि अपन फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, बोलिए। एक होता है सेरेब्रम, एक होता है डायनसेफेलॉन। बुरा मत मानना। क्या क्या होता है? एक होता है सेरेब्रम, एक होता है डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, बोलिए। क्रूरा सेरेब्राई और कॉर्पोरा कॉर्डी। बहुत सारे लोग तुमको ये बोल देंगे कि मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होते, तो उनकी बात मत मानना, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए। हिड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हिड बोन, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक होता है सेरेबेलम।
ठीक है। अब ब्रेन में इतने सारे पार्ट हैं, लेकिन ब्रेन में यदि हम ब्रीदिंग की बात करें तो सिर्फ दो लोगों का रोल होता है ब्रीदिंग में। एक हमारा रोल होता है पोन्स का और एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। एक होता है रोल किसका? पोन्स का, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका। तो अब देखो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, इसको बोलेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। और जो पोन्स होता है ये न्यूमेटिक सेंटर होता है, न्यूमेटिक सेंटर। ये सिर्फ किसके लिए होते हैं? न्यूमेटिक सेंटर और रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए। तो एक बार देखो फिर से अपने को ना, पहले ब्रेन का देखो, जो मैंने इधर चीज़ें लिखा ना, इधर में आपको इतने के ऊपर की सारी चीज़ें पता थी। अब आपको एक चीज़ और पता चल गई कि जो ब्रीदिंग होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं, तो ये वॉलेंट्री भी होती है और इनवॉलेंट्री आती है। यदि आपको सिर्फ ये पूछा है कि ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है और उसमें लिखा है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ऑटोनॉमस या CNS, कुछ भी ऐसे लिखा है, तो आपको आंसर क्या जाएगा? इनवॉलेंट्री। लेकिन यदि आपको ऑप्शन मिल गया कि इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, बोथ, नन, तो आंसर जाएगा बोथ, क्योंकि ये होता है लेकिन बहुत कम। यदि ये अपना 90% तो ये सिर्फ 5% या 2% ऐसे, मतलब बहुत कम होता है, लेकिन वॉलेंट्री होता है। अब यदि वॉलेंट्री की बात देखिए, मैंने बोला था ना ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, तो पोन्स और से वो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये दोनों कौन से वाले पार्ट को मेंटेन करते हैं? इनवॉलेंट्री को। कौन से वाले को? वॉलेंट्री को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। ये वॉलेंट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो मतलब बहुत अच्छा एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया से सुनना। तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पे एक बार ब्रेन के सारे पार्ट का नाम रिपीट कर लो। तो ब्रेन में होता है फोर ब्रेन, हम इसको एंटीरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिडिल, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक हुआ? एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर के दो पार्ट होते हैं। मिडिल में जिसको नाम याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भूल भी सकते हो, ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोस्टीरियर के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, एंटीरियर में सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन, यहाँ पे कुरल सेरेब्राई, कॉर्पोरा कॉर्डिजेमाइना, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। क्लियर? डायनसेफेलॉन के भी 4 पार्ट होते हैं। एक होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और एपिथैलेमस। ये अभी बहुत डीप में, अब मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ेंगे ना। अभी सिर्फ अपने को इतना याद रखना है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखना है कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक फ्रंट वाला एंटीरियर, मतलब कि फोर ब्रेन, बीच वाला मिडिल और पीछे वाला पोस्टीरियर। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन पार्ट छोड़ दो, भूल गया तो कोई बात नहीं। और पोस्टीरियर मतलब कि हिंड ब्रेन के 3 पार्ट, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। क्लियर? अब यदि मैं इन्हीं चीज़ को यहाँ पे डायग्राम में शो कर दूंगा ना तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसका डायग्राम शो करेंगे और ये देखेंगे कि ये दोनों कैसे मेंटेन करते हैं क्या? ब्रीदिंग। समझ में आया? यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन तो मतलब नॉर्मली ऊपर ऊपर की चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके अंदर का जो डायग्राम है ना वो हम यहाँ समझेंगे। तो पहले इसको नोट कर दो, फिर अपन डायग्राम समझते हैं। हाँ, पूरा लिख दो। रब कर दूं? याद हो गए? ब्रेन वाले पार्ट याद हो गए? देखो अब अपन ऐसा करते हैं, ब्रेन में इन 3 चीज़ों को अपन हाईलाइट करते हैं। बाकी भी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोजीशन क्या होती है,
तो सबसे पहले ये याद रखो कि जो अपना ब्रेन होता है क्रेनियल बॉक्स में पैक होता है। कहाँ पे? आ गया अपने फॉर्म में। फॉर्म में मतलब कि पहले अच्छा बना के लिखा हूँ, अब शुरू होने वाला। चलो, जो मतलब ब्रेन है कहाँ पे फिक्स होता है? क्रेनियल बॉक्स, इंक्लूडेड 8 बोन। कितनी बोन इंक्लूडेड होती हैं? 8 बोन। कौन कौन सी? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फेमॉइड और एथेमॉइड। क्लियर? 8 बोन इंक्लूडेड होती हैं। तो चलो अपन ब्रेन का पहले डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे लंग्स का डायग्राम बनाएंगे, दोनों को अपन रिलेट करेंगे। क्लियर हुआ? ये जो डायग्राम है बुक्स में नहीं, अपना खुद का इमेजिनेशन डायग्राम है, अपन शायद ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो देखिए अपन सबसे पहले बना लेते हैं ब्रेन का चलो ये होता है ब्रेन का पोन्स, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये होता है सेरेबेलम। ये हो गया पोस्टीरियर। यहाँ पे कहीं ऐसे, इसके पीछे ऐसे कहीं पे, यहाँ पे ऐसे एक पतली सी लाइन होती है मिड ब्रेन। ये पूरा होता है सेरेब्रम और ये होता है कॉर्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम मतलब कि जो ब्रेन को दो पार्ट में, जैसे मान लो ब्रेन देखे होगे नॉर्मली तुम लोग, कि ये ब्रेन का राइट पार्ट है, एक लेफ्ट पार्ट है, राइट और लेफ्ट पार्ट किसी एक से ऐसे एक जॉइंट से जुड़े रहते हैं। इस जॉइंट को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो ऊपर दिखता है वो पूरा का पूरा ब्रेन होता है, मतलब कि मैक्सिमम 67 या 70% पार्ट सिर्फ सेरेब्रम होता है। क्लियर? और यहाँ पे ऐसे कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और ये जो स्पेस बचा हुआ है ये है डायनसेफेलॉन, है ना? ये वाला पार्ट है डायनसेफेलॉन, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हमको इनकी ज़रूरत नहीं इसलिए अपन बना नहीं रहे। अभी मेनली हमको किनकी ज़रूरत है? इन दो पार्ट की और इसकी भी बहुत कम ज़रूरत है। मेनली अपने को पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा की ज़रूरत है। क्लियर? अब इसके बाद अपन देखेंगे पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा कैसे काम करेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये ब्रेन है, अपन यहाँ बना लेते हैं अब लंग्स। क्या बना लेते हैं? चलो अपन ने ये बना लिया लंग्स। यदि तुम लोगों को याद होगा तो लंग्स में दो लेयर होती हैं,
लंग्स में जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन में डिवाइड होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन में डिवाइड होती है। ग्लो से ही बना देते हैं। जगह नहीं थी ना। ये 2 मेम्ब्रेन में डिवाइड है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोले थे? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर वाली को क्या बोले थे? विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। बीच में जो फ्लूइड भरा था उसको क्या बोल रहे थे? ये बाहर वाली लेयर कौन सी अपनी की? अपनी पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। अंदर वाली थी विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। आप समझिएगा, जो पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये डायफ्राम से, मतलब जो रिब्स होती हैं, रिब्स से अटैच होती है। तो चलो अपन यहाँ रिब्स भी बना देते हैं। देखो कटी हुई रिब्स यदि अपन बनाएंगे तो कुछ ऐसे। एनसीईआरटी में ऐसी बनाए ना? बोले तो मैं तो देखा ही नहीं, है ना। ये मान लो ये है रिब्स। क्या है? रिब्स। अब समझिएगा, जो हमारा ब्रेन है, ये जो ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन पूरा का पूरा जो ब्रेन है, ये नर्व सेल का गुच्छा होता है। मतलब इसमें नर्व सेल होती है। कौन सी? नर्व सेल होती है। जैसे मान लो बहुत सारे रेसे को एकदम ऐसे करके बॉल टाइप का नहीं बना देते हैं, इस तरह से बहुत सारी मतलब नर्व्स होती हैं। नर्व तो तुम लोग बहुत अच्छे से पहले पढ़े होंगे, यदि मैं तो नहीं पढ़ा, फिर भी तुम लोगों को पढ़े होंगे। ऐसा होता है ना नर्व सेल, है ना। बाहर वाली को हम क्या बोलेंगे? ये जो रहता है सेल बॉडी, और ये एक्सोन। मतलब ये वाला इसका हेड वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट टेल वाला पार्ट होता है। ये नर्व सेल में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। मैं इतना गंदा डायग्राम आज तक नहीं बनाया, है ना। याद रखिएगा, बस अपने को फील हो जाए कि क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे नए हो सकता है ना पता हो। ठीक है, चलिए। तो ये सिमरन समझ में आ रहा ना बेटा? नहीं समझ में आ रहा? पक्का बताओ, नींद में तो नहीं हो? मतलब ऐसा है कि आज मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ना, हर एक बात एक एक क्वेश्चन है, याद रखना। मतलब तुम लोग जब पढ़ोगे ना एनसीईआरटी वगैरह, तुमको मज़ा आ जाएगा कि अरे यार ये तो सब सर ने बोल दिया था। क्लियर? तो एकदम बहुत अच्छे से सुनना। तो हो गई नर्व सेल, एक्सॉन, टेल। अब यदि हम बात करें कि जो हमारा ये ब्रेन है, मैं इसलिए रफ नहीं कर रहा था कि गलत बनाया था, हमको यहाँ कुछ और बनाना है, इसलिए रफ कर रहा हूँ। क्लियर? अब ये जो ब्रेन है, तो ब्रेन की जगह से जो नर्व्स होती हैं, इनका इन नर्व से, मतलब ब्रेन के इन पार्ट से नर्व्स का ओरिजिन होता है। मतलब यहाँ से नर्व्स निकलती है और निकल के जाती है ब्रेन के किसी पार्ट से, जिस भी पार्ट से, चाहे आप सेरेब्रम की बात करो, चाहे पोन्स की बात करो, मिडल ऑब्लोंगेटा की बात करो, सेरेबेलम की बात करो, इन सब का हम काम बाद में अलग अलग बताएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस ये मान के चलो कि ब्रेन जो होता है ना, नर्व्स या फाइबर्स लाइक, जैसे मतलब धागे का पूरा एक गुच्छा है जो इस डिज़ाइन में बना हुआ है। ब्रेन पूरा एक गुच्छा जो इस डिज़ाइन में बना है, और यहाँ पर जहाँ से धागा स्टार्ट होता है, मतलब नर्व्स जहाँ से स्टार्ट होती है, न्यूरॉन भी हम बोल सकते हैं इनको। यदि अपन यहाँ बात करें तो न्यूरॉन और अच्छा वर्ड रहेगा। तो जहाँ से न्यूरॉन स्टार्ट होती है वो वाला उसका सेल बॉडी वाला पार्ट होता है। क्लियर? और जहाँ पे ख़त्म होती है वो टेल वाला पार्ट होता है। टीलोडेंडिया हम इनको बोलते हैं, बाद में हम देखेंगे
क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। क्लियर, तो ये वाला अपने को पता है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, चलिए पहले हम बात करते हैं किसकी बात करें, इंस्पायरेशन की। चलिए हम बात करते हैं, मतलब रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर की। और रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो मैंने देखिए यहाँ पर ये बना दिया रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, मतलब ये जो दो डॉट बना है ना रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये दो डॉट करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स का हेड वाला पार्ट है, मतलब सेल बॉडी वाला पार्ट है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया इतना। मेडुला ऑब्लोंगेटा को जो मैंने ये दो डॉट बनाया है, मतलब ऐसे करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स का यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब सारे के सारे न्यूरॉन यहीं पे हैं। इनमें से कुछ न्यूरॉन्स कहाँ जाएंगे, ये न्यूरॉन यहाँ से, ये जो डॉट डॉट बनाया हूँ ना, ये कौन सा सेंटर हो गया, ये हो जाएगा रिदम, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। समझ गए ना, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर हो गया। और ये रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर से जो नर्व्स जाएंगी, तो नर्व्स किस पे, एक नर्व्स जाएगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और कुछ नर्व्स जाएंगी डायफ्राम में, कुछ नर्व्स आएंगी डायफ्राम में। और इन दोनों की वजह से यहाँ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रिक्शन। क्या होगा इनमें, इनमें होगा कॉन्ट्रिक्शन। और कॉन्ट्रिक्शन की वजह से जो पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है, कॉन्ट्रिक्शन की वजह से पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। समझ गए, मतलब ये थोरेसिक कैविटी बाहर आएगा, मतलब कि पेराइट, यदि केज यानी कि रिब्स बाहर आ रही हैं, क्योंकि इनमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स उठेंगी तो रिब्स बाहर आएंगी। जैसे रिब्स बाहर आएंगी ना, तो क्या होगा, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगी, तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिस वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। PV = nRT, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ गए, अरे यार, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्रेशर यदि कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि बाहर से एयर अंदर आ रही है। अब एक बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अपन सांस ले रहे हैं ना, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, मतलब कि सबसे याद रखना कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये एक नंबर का बेवकूफ़ और बिगड़ैल होता है। मतलब इसके रत्ती भर बुद्धि नहीं है। यदि इसका बस का चले ना, तो इंसान 1 मिनट के अंदर मर जाए। समझना क्यों, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करता है। सोचना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, हो ही जा रहा है एकदम। लेके थोड़ी सी कैविटी इतनी बड़ी बूम से फट गई, उसको पता ही नहीं ना। याद रखना यह चीज़ बहुत, मतलब एकदम मैं इसको कहानी से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि पूछा जाता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, मतलब रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, ये रिलैक्सेशन, मतलब कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है, उनमें रिलैक्सेशन का काम नहीं करता। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी। अब कंटिन्यू थोरेसिक कैविटी बढ़ती जाएगी, एक टाइम बाद क्या आएगा, लिमिट से जब बाहर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो टूट जाएगी। अरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाएंगी तो रिब्स टूट नहीं जाएंगी। समझ गए, तो फिर ऐसा कौन काम करता है, तो सबसे अब फिर मतलब याद रखना, रिस्पायरेटरी रिदम से मैंने इसको क्या बोला था, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, इसको बोला था ना मैं, बिगड़ैल लड़का। ठीक है, ये कौन था, बिगड़ैल लड़का। तो यहीं पे इसके पापा होते हैं पोन्स मान लो इसके पापा हैं, सुधारेंगे ना ये। मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की लगाम किनके पास होती है, पोन्स के पास। याद रखिए एक चीज़ और ध्यान से सुनना, हालांकि डाटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़े थे तो हम तुम लोगों को बता देते हैं। पोन्स को हम क्या बोलेंगे, न्यूमेटैक्सिक सेंटर। ये
पोन्स में जो होता है वो क्या होता है, न्यूमेटैक्सिक सेंटर होता है। अब न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो होता है मतलब पोन्स, ये भी नर्व्स है, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को गुच्छा है सेम टू सेम। तो पोन्स क्या करता है, यहाँ पे जाता है किसके पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा को इन्फॉर्म करता है, साथ में इन मसल्स को बताता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स को बताता है कि अब बस आपने कॉन्ट्रैक्शन वाला काम कर लिया, अब रिटर्न आ जाओ। तो ये करवाता है क्या, रिलैक्सेशन। कौन, न्यूमेटैक्सिक सेंटर, न्यूमेटैक्सिक सेंटर पोन्स क्या करवाता है, रिलैक्सेशन। आपको पता था कि जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा था वो होगा इंस्पायरेशन, क्योंकि कॉन्ट्रिक्शन, और पोन्स में होगा क्या, रिलैक्सेशन, मतलब कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, एक्सपायरेशन, है ना। यहाँ पे फिर से लिख दो चाहो तो, यहाँ एक्सपायरेशन और यहाँ इंस्पायरेशन। ये तो हो गया इतना सेम टू सेम, कहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में। अब नई चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। क्लियर, ध्यान से सुनना। जो अपना कॉन्ट्रिक्शन होता है, जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, जो रिस्पायरेशन मतलब मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना, ये 2 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कुछ ऐसे नींद आ रही है क्या, हैं, खड़े हो जाओ थोड़ा सा, सही में, अरे नहीं हो, जिसको नींद आए खड़े हो जाएगा करो, मेडुला ऑब्लोंगेटा थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। आओ, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमेटॉइड सेंटर, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इनमें एक भी बात फोकट की नहीं है, सारी की सारी एक एक रत्ती भी इम्पोर्टेंट है, हर एक बात इम्पोर्टेंट है। पढ़ोगे यदि बुक, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो गारंटी से कचरा हो जाएगा। इस वजह से एक्टिव रहो, और मतलब इतना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि तुम लोग समझ नहीं सकते, मतलब तुम लोग गधे नहीं हो ऐसा। चलो, क्या बोली हो, अरे ऐसे मत बोलो, मैं बोला तुम लोग गधे नहीं हो तो बोली थैंक यू, बोला थैंक यू, गुड। अरे यार, तुमको कल भी बोला था, सही सही मत बोला करो, हैं? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ये वाली मैकेनिज्म हम थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, बाकी तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये जो है हमारा रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है, ये है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो होता है तो क्या करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा को मजा आया, 2 सेकेंड तक कॉन्ट्रिक्शन करवाएगा। कितने सेकंड तक, समझना, ये डाटा नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन इससे एक डाटा से अभी देखना, एक मजे से एक नई चीज़ निकल के आएगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो, इसके मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को 2 सेकंड तक एक्टिवेट, मतलब कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में 2 सेकंड तक क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और जब 2 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर से वही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, हवा अंदर आ जाएगी, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंस्पायरेशन। कितनी बार तो बोल चुका, फिर भी भूल गए तो फिर क्या मतलब, क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे एक और छोटा सा सेंटर था, उसके पापा, पोन्स, ठीक है। कौन सा सेंटर था, न्यूमेटॉइड सेंटर। न्यूमेटॉइड सेंटर जो होगा ये कितने सेकंड तक चलेगा, 3 सेकंड तक। और 3 सेकंड तक उनको, 3 सेकंड जो न्यूमेटॉइड सेंटर है, 3 सेकंड में उसको क्या करेगा, रिलैक्सेशन, मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मसल्स में छोटी हुई थी, अब मसल्स में रिलैक्सेशन होगा तो मसल्स बढ़ेगी, तो थोड़ी सी कैविटी कम अंदर चली जाएगी, है ना। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे रिलैक्सेशन, मतलब कि एक्सपायरेशन, रिलैक्सेशन यानी कि एक्सपायरेशन। और ये हो जाएगा फिर से, ये हो गया एक ब्रीदिंग, ये दोनों प्रोसेस मिलके कितनी हो गई, 1 ब्रीदिंग। 1 ब्रीदिंग
अब 3 सेकेंड बाद ये नेगेटिव फीडबैक किसको मिलेगा, फिर से इसमें वही होगा 2 सेकेंड का। इस तरह से समझिएगा मेरी बात, 1 ब्रीदिंग जो थी 5 सेकेंड की, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो टोटल ब्रीदिंग डिवाइड बाई 5, 12 पंचे 60 ना, तो 12 भी। अब ये कभी कभी क्या होता है 3 की जगह 2 हो जाता है, 2 की जगह 1.5 हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। अब याद रखिएगा मैंने बोला 1 ब्रीदिंग 5 सेकेंड मतलब, और 1 मिनट में टोटल 12 ब्रीदिंग। लेकिन अब देखो जैसे मान लो ब्रीदिंग कैसे वेरी करती हैं, एक डाटा, हम डाटा वाली चीज़ें क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि हम नॉर्मली बैठे रहते हैं तो हमारा ये काम चलता है, लेकिन यदि अपन दौड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में हमारे सांस लेने का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ये 2 सेकंड थोड़ा जल्दी काम करेगा, ये जल्दी काम करेगा, दोनों जल्दी काम करेंगे तो ये 5 सेकंड क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये वाला बढ़ जाएगा। समझ गए। तो ये हो गया हमारा। नहीं, वो जैसे तुम जितना जल्दी सांस लोगे उतना जल्दी बाहर निकालोगे। सुनो तो, जितना जल्दी सांस लोगे उतना जल्दी बाहर निकालोगे। ऐसे ही होता है ना, कुत्ता कैसे होता है, ऐसे होता है ना भाई। तो जितना जल्दी तुम लोगे उतना जल्दी बाहर निकालोगे, जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्शन उतना जल्दी रिलैक्सेशन। समझ गए दोनों। ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड मेंटेन करेगा कि ये हार्ट वाले, हार्ट जैसे कि 1 सेकंड का हो गया तो ये 4, ऐसा नहीं है। समझ गए ना। इसलिए छोटे बच्चों का रिस्पायरेटरी जो रेट रहता है ना वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब सांस लेते हैं ऐसे। तो हमारे हिसाब से ये ब्रीदिंग का मैंने अपने हिसाब से पूरी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझा दिया। एकदम दिमाग में क्लियर हुआ ना। अब मैं पूछूंगा, पहले इसको बना लो, ऐसी का क्वेश्चन।